राइट्स, अधिकार, क्या इनके बिना जिंदगी जी पाएंगे आप? जो अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, डिफरेंट कानून ने आपके लिए रिकॉग्नाइज किए हैं। शायद आप में से कुछ लोग कहें नहीं सर, हमारा तो एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है बिना अधिकारों के, ये तो हमें चाहिए, मस्ट। अगर ऐसा है तो फिर तो हर समय में लोगों के लिए अधिकार रिकॉग्नाइज रहे होंगे। उस समय की सरकारों ने भी अधिकारों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखे होंगे नियम। लेकिन हकीकत तो इससे अलग है। आप एंशिएंट टाइम, मिडावल टाइम में पैदा होते और एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पर राजा के सामने आप कह रहे हैं कि देखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे अपनी अभिव्यक्ति का पूरा अधिकार है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आप मेरे जिंदगी के इन मायनों में इंटरवीन नहीं कर सकते। तो राजा कहता है क्या बात कर रहे हो आप, जब हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते तो ये अधिकार कैसे हुए आपके? और राजा कहता है कि ये तो भड़का रहा है जनता को, जेल में डाल देते आपको। तो ये सवाल इस वजह से किए जा रहे हैं जिससे आपको पता लगे कि देखिए, कोई भी आइडिया जो आप देख रहे हैं, जैसे अधिकार, कहीं किसी टाइम में इमर्ज हुआ, फिर ये पॉपुलर हो गया, लोगों ने कहा बड़े काम का है, ये तो डिमांड हुई, उसके बाद इसको कानून में जगह मिली। तो इसी तरीके से जो राइट्स का कंसेप्ट है, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है। जब मिडाइवल टाइम से मॉडर्न की तरफ ट्रांजिशन चल रहा था, तब ये डिमांड लगी। क्योंकि एंशिएंट टाइम में और मिडाइवल टाइम में हमने देखा कई बार जो सरकार है, क्योंकि वो कानूनी रूप से आपके अधिकारों को नहीं रिकॉग्नाइज कर रही, कई सारों को, तो वो आपको सब्जुगेट कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है। तो ऐसे में नीड इमर्ज हुई कि नहीं, कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी चाहिए जहां पर सरकार पर भी लगाम लगनी चाहिए, कि जैसे इक्वालिटी है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारी जिंदगी है, हमारी पर्सनल लिबर्टी है, राइट। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि देखिए, यूपीएससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछती है, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स करके आएंगे। ट्रिकी क्वेश्चंस या आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे, या आपको सेफ जोन में लेकर जाएंगे, आपका सिलेक्शन इंश्योर कराएंगे। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? यूपीएससी चेक क्या कर रही है इसके थ्रू? आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ। अब डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि कई सारे सोर्सेज रेफर करने हैं, सिंपल अपनी अप्रोच को यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से अलाइन करना है, और तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। जैसे कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे नहीं पढ़ना कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है। नहीं, केवल प्रोविजंस क्या कहते हैं इस पर बात नहीं करनी, वो तो है, वो तो एक पार्ट है। आपको शुरुआत करनी है सवाल करने से, फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये राइट्स हैं क्या, कितनी तरह के होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट में आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आपके मन में सवाल आना चाहिए, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये कंसेप्ट आया क्यों इंडिया में? क्या इंडिया में जो ये कंसेप्ट है, अभी डिबेट चल रही थी फ्रांस को लेकर भी, क्या फ्रांस में भी ऐसा ही है? अब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया से कंपैरिजन करना है, केवल जो चर्चा में है उस पर तो सवाल किया जा सकता है। तो जब आप सवाल करेंगे तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगे सब्जेक्ट के, और वो अप्रोच जो है आपके लिए पूरी जर्नी को केक वॉक बना देगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप मास्टर हो गए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। अब ज़रा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जरा ये क्वेश्चन देखिए जो यूपीएससी ने मेंस में पूछे। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए एंड इंडिया। अब पहली बार जो स्टूडेंट तैयारी करने आया है उसको लगेगा अच्छा, मुझे तो ये पता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यहाँ तो यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ रहा राइट टू इक्वालिटी, यानी कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। चर्चा में थी ब्लैक राइट मूवमेंट, राइट, इक्वालिटी के अधिकार फॉर ब्लैक्स इन यूएसए। तो उस टाइम पर काफ़ी एडिटोरियल्स आए, राइट। तो हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि अच्छा, इंडिया का जो राइट टू इक्वालिटी है, यूएस का राइट टू इक्वालिटी है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं या सेम है? प्रायोरिटी क्या थी, क्यों हमारे यहाँ ऐड किया गया, क्यों उनके यहाँ ऐड किया गया? तो जब ये क्यों पर चले जाएंगे ना, तो मज़ा आएगा आपको चीज़ों को जानने में, और डीप में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे डिफरेंट डायमेंशंस को। जो एनालाइज आपसे पूछ रहा है, आप एनालाइज कर पाएंगे। नहीं तो फिर एक्सप्लेन पर रह जाएंगे, डिस्कस पर रह जाएंगे। एक्सप्लेन तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, कि इस प्रोविजन में क्या एक्सप्लेन कीजिए, वो तो आप कर ही लेंगे जब शुरुआत यहाँ से करेंगे। क्लियर है? ज़रा एक क्वेश्चन देखिए, डज द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एंटेल लीगल रेगुलेशंस ऑन बर्निंग ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली? ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। कई बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखता है, वो देखता है अच्छा दिवाली, क्रैकर्स, रेगुलेशन, क्लीन एनवायरमेंट, ओ हो, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो मैंने पढ़ा ही था, दिवाली के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी क्रैकर्स बैन। अच्छा, वहाँ से क्वेश्चन आया। अच्छा, ज़रा अटेम्प्ट करिए अब इसको, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज, क्या ऐसा है
कि जो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट है वो ये भी शक्ति देता है कि आप कानून बना सकते हैं दिवाली क्रैकर्स को रेगुलेट करने का। क्वेश्चन का स्ट्रेस देखिए, डज, क्या ऐसा है? तो क्या ऐसा है, कब बता पाएंगे? क्या केवल ये बताकर देखिए ये प्रॉब्लम थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, इससे काम हो जाएगा? नहीं। उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए क्लीन एनवायरनमेंट के अधिकार की, क्या मायने हैं इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं। फिर इसके बाद आपको समझ होनी चाहिए दिवाली क्रैकर्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, राइट टू रिलीजन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? कल्चर का कोई एस्पेक्ट है क्या? क्या होता है अगर एक अधिकार दूसरे अधिकार के सामने आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है, फिर हम किसको प्राथमिकता देंगे? वहां से ये क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? डिस्कस इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21 यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जजमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट इन दिस, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में भी यहां पर बात करनी है। समझ रहे हैं बात? तो केवल प्रोविजन अगर पढ़ लिया कि हाँ आर्टिकल 21 क्या कहता है तो क्या उससे काम हो जाएगा? नहीं। क्लियर है बात? अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? अब इसका पहला ही पार्ट देखिए क्वेश्चन का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको ये पूरा रट जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी मैं आर्टिकल 19 के बारे में ही बात करने वाला हूँ, एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी। मुद्दा ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट, कि ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब क्या है इसका? नहीं, पूछ रहा है कंसेप्ट क्या है ये। इसका मतलब है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, और ये कंसेप्ट क्या इंडिया में इमर्ज हुआ होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इमर्ज तो कहीं और हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने देखा इसका बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है और ह्यूमन के ट्रू पोटेंशियल को अचीव करने में दिस इज पाइवटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको ऐड किया गया। तो इस कंसेप्ट पर जो आपकी समझ है वो यूपीएससी यहां पर पूछना चाह रही है। ये तो मैं केवल आपको ट्रेलर दे रहा हूं कि फंडामेंटल राइट को कैसे अप्रोच करना है। ऐसे करने लगे तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल बी केक वॉक। अब देखिए इसमें सेकंड एंगल, व्हाई डू द फिल्म्स इन इंडिया स्टैंड ऑन द स्लाइटली डिफरेंट प्लेन। अब फिल्म्स चर्चा में थी, एक तरफ आता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्रिएटिव लिबर्टी, दूसरी तरफ आता है कि नहीं नहीं फिल्म पे रेगुलेशन होना चाहिए, अश्लीलता फैला रही है फिल्म्स, गाली गलौज चल रही है। सुना होगा ना आपने, ओटीटी पर भी ये डिबेट चल रही थी, राइट? तो ऐसे में वहां पर जो अभिव्यक्ति का अधिकार है कुछ लोगों का, डायरेक्टर का, उसको प्राथमिकता मिले, क्योंकि ये अभिव्यक्ति का अधिकार ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर इसको रेगुलेशन किया जाए अन्य अधिकारों के लिए। तो यानी कि यहां पर जो डिबेट है उस पर समझ आपकी जानना चाह रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं न्यूज से, जरा ये देखिए, डिस्कस सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कुछ समय पहले चर्चा में था, 2013 की बात चल रही है। एक कार्टूनिस्ट थे मिस्टर असीम त्रिवेदी, उन्होंने हमारे नेशनल एम्बलम का एक कार्टून बनाया और उसमें जो शेर हैं, लायन है, उनकी जगह उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस के फेस लगा दिए। वहाँ पर कहा कि यार ये तो आपने नेशनल एम्बलम की बेइज्जती कर दी। उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कहा गया नहीं, अगर आप के किसी एक्सप्रेशन से, चाहे वो आपने वो कार्टून बनाया है, अगर जनता भड़कती है, सरकार में विश्वास कम होता है तो वो कानूनी अपराध है। इसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो पुलिस बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रही है। किसी ने कोई पोस्ट डाली फेसबुक, ट्विटर पे और कहीं पर भी और सोशल मीडिया पर, और उसमें किसी पॉलिटिशियन, सीएम, पीएम के खिलाफ कुछ कहा तो नॉक करने आ जाती है पुलिस नेक्स्ट डे और ले जाती है उनको उठाकर। तो ऐसे में इस पर रेगुलेशन आई। तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्शन 66A के जो प्रोविज़न है इससे जुड़ा और क्या डिबेट है, ठीक है, और साथ में क्या कोई और प्रोविज़न है जो अभी भी यूज़ होता है, तो तब जाके आप इंटरेस्टिंग वे में इसको समझ पाएंगे। क्लियर है बात? तो ये तो हुई थोड़ी सी आपकी अप्रोच की बात। तभी मैं कह रहा हूँ बेसिक सवाल करिए, फिर उससे आप बिल्ड करेंगे, फिर अच्छे सवाल करने लग जाएंगे, लेकिन सवाल करने ज़रूरी है। अब जैसे हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है 28 जून 6 PM से। पॉलिटी से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। पॉलिटी आई एम गोइंग टू टेक अलॉन्ग विद IR सेक्शन। आप जुड़ सकते हैं studiiq.com पर। अब आप अभी जाएंगे तो आपको वहाँ पर फीस शो हो रही होगी 25,000। आप ये कोड वहाँ पर डालेंगे त्यागी लाइव कूपन वाले सेक्शन में, तो ये रिड्यूस होकर 18,500 हो जाएगी। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कारण कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, 900+
आर्ट्स की लाइव क्लासेस हैं, साथ में मेंटोर्स आपको दिए जा रहे हैं, जिससे क्लास के बियॉन्ड जो आपके चैलेंजेस होते हैं, चाहे एकेडमिक नॉन एकेडमिक, उसमें आपको सपोर्ट मिल सके। क्योंकि मैंने कहीं देखा है कई बार स्टूडेंट्स को कि बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, इश्यूज़ कुछ ऐसे हैं जो उसने टाइम पर रिजॉल्व नहीं किए। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ एकेडमिक इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें वो सही सवाल नहीं पूछ पा रहा टीचर से, कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ फंडामेंटल्स वीक रह गए, और इस कारण जहाँ तक वो पहुँच सकता था वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया। लेकिन उस जगह अगर उसको कोई पुश करने वाला मिल जाता, उसकी बात सुनने वाला मिल जाता, तो शायद उसकी जर्नी कहीं और पहुँचती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ ने खास ध्यान दिया है। एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है, समझ लीजिए आर्मी है मेंटोर्स की, और उसको लीड कर रहे हैं मिस्टर अनिल स्वरूप, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो जिससे कि आपको रियल एक्सपीरियंस पता लग सके कि एग्ज़ाम के बाद आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को उस हिसाब से बेसिकली मोल्ड कर सकें। ये समझ लीजिए कि तैयारी तो आपकी अभी चल रही है, मतलब सिविल सर्वेंट बनने की। तैयार हो जाएंगे, पर्दा खुल जाएगा और आपकी वाहवाही होगी। जो लापसना है वो तो समझ लीजिए कि आपकी स्किल्स को टेक्निकली बेसिकली फिनिशिंग दी जाएगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या आप उसके काबिल हैं कि नहीं, वो सब यहीं हो रहा है ना। बेसिक से जैसे मैंने आपको बताया, राइट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। राइट का मतलब होता है क्लेम। जैसे कि आप काफ़ी दिन बाद अपने घर आए, तो आपने मदर से कहा था कि मम्मी मुझे ये वेजिटेबल आप मुझे चाहिए, तो मम्मी ने कहा ठीक है आ जाना, आपको मिल जाएगी। आप ये बात क्यों कह पाते हैं अपनी मदर से? क्योंकि आपको लगता है कि आपका अधिकार है। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सोशल रिलेशंस में होते हैं, जो समाज रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप अपनी मदर के ऊपर अधिकार, जैसे इस एग्जाम्पल में शो हो रहा है, आप घर जाते हैं, आपकी मदर घर नहीं होती, आप फ्रिज खोलते हैं, किचन में जाते हैं, आपको वहाँ पे खाना मिलता ही नहीं है, मदर कहीं काम से चली गई बाहर, मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट आ गया होगा। तो ऐसे में फिर आपके अंदर एक रिसेंटमेंट हो सकती है, मैं 6 महीने बाद आया हूँ, मैंने ये कहा था, हमेशा तो मिल जाता था, आज क्यों नहीं मिला। क्या ये सेम फीलिंग, क्लेम वाली फीलिंग, क्या अपने पड़ोसी के लिए भी रख सकते हैं कि पड़ोसी आंटी को कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं करा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्लेम राइट्स तब बनते हैं जब वो लेजिटिमेट होते हैं, जब उनकी एक्सेप्टेंस होती है। जैसे सोशल रिलेशंस के अधिकार में एक्सेप्टेंस है, मदर सन का रिलेशन ऐसा है, नेबर के साथ थोड़ी ना ऐसा है। क्लियर बात? तो क्लेम है। अब गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों में होता है, गवर्नमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, या फिर इसके अलावा पार्लियामेंट कई लॉज बनाती है, वहां पर भी रिकॉग्नाइज करती है आपके कई सारे क्लेम्स को। अब जो ये क्लेम आपके माने जा रहे हैं, क्यों माने जा रहे हैं? ये माना जा रहा है कि ये आपके रेशनल बीइंग को रिप्रेजेंट कर दें। मतलब क्या हुआ कि आप जो क्लेम कर रहे हो लेजिटिमेट है, मतलब वो आपको मिलने चाहिए, वो आपकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अब ज़रा मैंने आपको बताया कि मिडाइवल से मॉडर्न टाइम में जब हम जा रहे थे, तब जाकर ये राइट्स का आइडिया इमर्ज हुआ, हमने एक चेंज देखा। आपके मन में सवाल आना चाहिए, ये एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये टाइम का जो डिवीज़न होता है किस बेसिस पे होता है? क्यों हम कहते हैं कि हाँ इस समय से मॉडर्न टाइम स्टार्ट हो गया होगा, उससे पहले मिडाइवल होगा? वो इसलिए कहते हैं, जब हम देखते हैं कि एक समय में अगर बहुत सारे चेंजेस आए हमारे समाज में, जिस तरीके से हमारी सरकार काम करती है, संस्थाएं काम करती हैं, तो समझ में आता है अच्छा ये मेजर चेंज आ रहे हैं, तो यहाँ से तो नया पीरियड शुरू हुआ होगा। जैसे कि मॉडर्न टाइम में हमने देखा रेनेसा, रिफॉर्मेशन, जब मैन की रैशनैलिटी में बिलीव किया जाने लगा। जबकि मिडाइवल टाइम में अगर यूरोप में आपको बात बताऊं, तो मानव की जिंदगी का केंद्र ईश्वर को माना जाता था, और जो ईश्वर की बात को इंटरप्रेट करेगा उसके पास प्राइम पावर होती थी, यानी कि जैसे वहाँ पर चर्च के पास होती थी, चर्च का इंटरवेंशन होता था कानून बनाने में, कानून इंप्लीमेंट कराने में। इवन चर्च मर्सनरी फाइटर्स भी रखते थे, धर्म के आधार पर जंग होती थी और चर्च इन्वॉल्व होते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था, ह्यूमन लाइफ का सेंटर क्या थे, गॉड थे। हमने देखा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था, क्योंकि अधिकारों की तो बात ही नहीं होती थी, कहा जाता था गॉड, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यू शुड बी थैंकफुल, आपने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, ईश्वर चाहते हैं आप खुश रहें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब चल रहा है और ये माना जाए कि मान लीजिए जो उस टाइम पर राजा है वो आपका शोषण कर रहा है, तो भी आपको खुश रहना चाहिए, आपको एंड्योर करना चाहिए, उस पेन को सहना चाहिए, क्योंकि सहने का मतलब है कि आप प्योरीफाई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। इस तरीके से आइडियाज़ दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर डिवाइन राइट्स का कंसेप्ट पॉपुलर था। डिवाइन राइट्स का मतलब होता था कि राजा एक्चुअली ईश्वर का एक दूत है, और राजा को ये जो शक्ति है, जो अधिकार है आपके ऊपर, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल करने का, ईश्वर ने दिया। और ईश्वर कभी गलती कर सकता है क्या? नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ईश्वर गलती कर सकता है, तो फिर चर्च आपको देखेगा। फिर समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज थी उस टाइम पे।
लेकिन इसके बाद ट्रांजिशन हुआ और अब लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स आया। क्यों? अब जो ट्रांजिशन के टाइम पे कुछ थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि ये तो मुझे लग रहा है कि हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि राजा ईश्वर का दूत है, राजा को ईश्वर ने पावर दी है। अगर ईश्वर ने राजा को बनाया था तो राजा जिसको बनाया होगा वो तो काफ़ी टाइम से चला गया। उसके बाद कितने तख्ता पलट होते हैं, नई डायनेस्टीज आती हैं, इसी राजा के पास कहाँ से पावर आ गई? और जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एक ऐसा भी तो समय होगा जब गवर्नमेंट होती ही नहीं होगी, तो गवर्नमेंट बनाई क्यों गई होगी? कुछ इनकन्वीनियंस हटाने के लिए गवर्नमेंट बनाई गई होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि आज हम सारी कानूनों को मान लीजिए एक दिन के लिए ख़त्म कर देते हैं, ना कोई पुलिस है, ना कोई जज है, कोई कानून नहीं है, तो मुझे बताइए मज़ा आएगा या फिर स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी? स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं इतने आराम से आपको यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ, इस वजह से ही मुझे शांति है कि हाँ, कोई मेरे स्टूडियो का गेट नहीं खटखटा कर ये कहेगा कि सर ये तो हम लेकर जाएंगे, ये भी हमारा है, ऐसा तो नहीं कहेगा, राइट? क्योंकि कानून व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही आपके साथ है, आपको नहीं पता जान बचे आपकी नहीं, कई लोग आपसे दुश्मनी करे बैठे हों। तो यानी कि हमें कानून की, हमें सरकार की ज़रूरत इस वजह से थी क्योंकि हम चाहते थे कि एक स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी वॉज द की वर्ड, राइट? तो आपने चाहा ना, लोगों ने चाहा। जब लोगों ने चाहा तो अधिकार तो लोगों के पास होने चाहिए, शक्ति तो लोगों के पास होनी चाहिए। एक राजा के पास कहां से शक्ति हो गई फिर? तो अगर ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी कि ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट इस केस में देखा जाए तो लोगों से है, लोगों की इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए, स्टेबिलिटी को लाने के लिए है, राइट? तो अब यहां पर कहा जब लोगों के लिए तो लोगों की लिबर्टी होनी चाहिए। कुछ ऐसे एरियाज होने चाहिए जहां पर लोगों को स्वतंत्रता मिले, अपने हिसाब से जीने का तरीका। ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, कुछ ऐसे अधिकार जो आप छीन नहीं सकते। और वो कब होंगे? जब हम ह्यूमन लाइफ का सेंटर मैन को, यानी कि उसको खुद को मानेंगे। यहाँ पर आप विमेन भी मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस दौरान जितने कानून थे, ये जो आइडियाज़ थे, इसमें मैन आइडियाज़ प्रोमिनेंट थे। हालांकि यहाँ पर ह्यूमन भी मान सकते हैं आप, क्योंकि मैन वेमेन दोनों की लाइफ में ट्रांजिशन आ रहा था, लेकिन फिर भी पैट्रियार्की अभी भी वहाँ पर पॉपुलर थी। मुद्दा अब क्या है? तो अब रेशनैलिटी बेसिस बन गया, क्योंकि आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अपना गुड और बैड डिसाइड कर सकते हैं। इस वजह से आपको अधिकार दिए गए। तो आपको अधिकार देना रेशनैलिटी, आपके सोचने समझने की शक्ति पर निर्भर करता है। इस वजह से ये कंसेप्ट दिया गया। अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 19 की, राइट टू फ्रीडम। अब यहाँ पर 6 फ्रीडम्स हैं बेसिकली, ठीक है। जब शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ तो उस टाइम पर 7 थी, -1 हो गया क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी यहाँ से हटा दी गई, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बेसिक फैक्ट है। अब यहाँ पर जो फ्रीडम्स हैं इसको आसानी से आपको याद कराया जाए, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए संकलित। वो स्टेज पे आता है, क्योंकि अभी सर नहीं आए थे, मैं स्टाफ रूम में था। और वो स्टूडेंट से कहता है कि देखिए अभी अभी यूपीएससी की नोटिफिकेशन आई है, और एक समय ऐसा था कि 1400 सीट्स होती थी, और इस बार देखिए मात्र 820 सीट्स हैं। कितनी कम हो गई हैं वैकेंसीज, जबकि ओवरऑल जो कमी देखें आईएएस ऑफिसर्स की, आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। 4000 के आसपास तो सैंक्शन स्ट्रेंथ बताई जाती कि आईएएस ऑफिसर्स की है, लेकिन अभी कमी है वहाँ पर। तो आपसे कहा कि देखो आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़नी चाहिए? तो आप सबने कहा बिल्कुल बढ़नी चाहिए, हमारे सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो संकलित ये कर पा रहा है, वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके बाद संकलित ने आपसे कहा, भाइयों और बहनों, एक समय ऐसा था जब हमारे यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स थे, हमारे से सीनियर्स थे, उन्होंने आंदोलन किया था, तब जाके जो एज है वो 30 से 32 हुई थी, और जो अटेम्प्ट हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 4 से 6 हुए थे। तो आंदोलन से प्रभाव पड़ता है, तो अगर हम आंदोलन करेंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ सीट बढ़ जाए। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लॉजिक तो है। तो इसके बाद उन्होंने कहा चलो आप मेरे साथ नीचे चलो। तो आप सब नीचे गए और असेंबल हो गए। अब वहाँ पर आप बातचीत करने लगे, और कोचिंग के लोग भी आने लगे, क्योंकि हमारे देश में आदत है, अगर कुछ लोग एकजुट करके कहीं खड़े हैं तो कुछ लोग वैसे ही रुक जाएंगे सुनने के लिए क्या चल रहा है यहाँ पर, राइट। तो असेंबल हो गए। अब असेंबल होने के बाद ज़रूरी थोड़ी ना वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं उनको पता लग पा रहा है कि भाई आप वहाँ क्या कर रहे हो। तो ऐसे में संकलित के साथ साथ और नेता भी बन गए। उन्होंने कहा संकलित ऐसा करते हैं, एक बैनर बनवाते हैं, एसोसिएशन बनवाते हैं। संकलित ने कहा बड़ा सही आइडिया, जरा लाइए फ्लैक्सी बोर्ड। तो आप बोर्ड भी लेकर आ गए। तो आपने एसोसिएशन वहाँ पर दिखा दी अपनी कि भाई हम जो है अखिल भारतीय यूपीएससी यूनियन स्टूडेंट्स यूनियन है, मीन्स ऑल इंडिया यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूनियन। तो यहाँ पर आपने क्या बनाई, एसोसिएशन बना ली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब एसोसिएशन बनाकर आप वहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो चेंज कर सकते हैं पॉलिसी में, वो वहाँ थोड़ी ना है जहाँ कोचिंग, मान लीजिए राजेंद्र नगर में आप ओआरएन में खड़े हैं,
तो आपसे कहा गया कि चलो अब मूव करते हैं, कहाँ, पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ। तो आप मूव करने लगे, तो यानी कि राइट टू मूव एनीवेयर। अब आप वहाँ मूव करके वहाँ पर पहुँच गए। अब वहाँ से पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, कोई आपको भाव ही नहीं दे रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। तो आपने सोचा ये तो हमको हल्के में ले रहे हैं, इनको लग रहा है स्टूडेंट्स हैं, वापस चले जाएंगे पीजी और जहाँ जहाँ रहते हैं, राइट। तो आपने कहा नहीं, ऐसा करते हैं, राइट टू रिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, आप बैठ जाते हैं यहाँ पर। तो आप वहाँ पर बैठ गए। रिसाइड का मतलब होता है आप टेम्पररी हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर बैठ गए, ठीक है। हालांकि एक और वर्ड यूज़ किया गया सेटल, मैं इन दोनों में डिफरेंस अभी आपको बताऊंगा। अभी बस क्रोनोलॉजी के समझ लीजिए, इस स्टोरी लाइन को ध्यान में रखिए, भूलेंगे नहीं। तो आप वहाँ पर बैठ गए। अब बैठने के बाद देखिए, सरकार कई बार तब सुनती है जब मीडिया में आपकी कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने सोचा मीडिया में कवरेज कैसे बनाएं। तो आप में से किसी ने एक आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक मैसेज जाएगा कि देखो, पढ़ा लिखा युवा, ऐसा युवा जो देश की क्रीम है, वो पकोड़े बनाने पर मजबूर है और पकोड़े बनाकर वहाँ पर बेचेंगे। तो आपने अपनी ऑक्यूपेशन टेम्परली वहाँ पर चुन ली, जिससे कि एक सिंबल जाए आपके प्रोटेस्ट का। तो अब मुझे बताइए क्रोनोलॉजी में क्या हो रहा था। ये है आपका राइट टू ऑक्यूपेशन। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले संकलित खड़ा हुआ, एक्सप्रेशन किया, राइट टू एक्सप्रेस, फिर असेंबल हुए, असेंबल के बाद एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद फिर आपने क्या करा, मूव, मूव के बाद सेटल, और सेटल के बाद ऑक्यूपेशन। तो मुझे लग रहा है कि अब ये स्टोरी लाइन से आपको जो टाइप हैं, 6 टाइप ऑफ राइट्स इन आर्टिकल 19, ये तो आपको याद होंगे। क्लियर है बात। अब ये ओनली टू सिटीजन्स अवेलेबल हैं। अब इसमें हम एक एक करके समझते हैं कि इसके एक्सेप्शंस भी क्या हैं। जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलना कि देश की जो सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको खतरा हो। ऐसा नहीं बोलना कि कंटेम्प्ट हो जाए कोर्ट का, कोर्ट की अवमानना आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना कि डिफेमेशन हो जाए या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि आपके भड़काने से अब लोग सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगे, राइट, जैसे कि आपने देखा कुछ स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, ये इसके एक्सेप्शंस हैं, SSI और ये PCD। इस तरीके से नेमोनिक्स याद रखेंगे तो एक दो जो क्वेश्चन यूपीएससी खेलती है ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ऑल्सो एक्सेप्शन इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, तो पता होना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था तो ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम एक्सप्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है। एक्सप्रेशन चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप लिख रहे हैं, चाहे कोई पिक्चर बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, सब कुछ वो एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपनी बात कन्वे कर रहे हैं दूसरे को, किसी भी तरीके से आप कन्वे कर रहे हैं, वो आपके इस अधिकार के अंतर्गत आता है। अब ये आपको अधिकार दिया क्यों गया, वो इसलिए दिया गया, ये माना गया कि भाई जब आप पैदा हुए तो जो दिमाग है वो आपको सरकार ने दिया था या नेचर ने दिया था। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली ये तो नेचर ने दिया था। नेचर ने दिया था तो यानी कि सोचने की जो क्षमता है वो आपको नेचर ने दी थी। अब नेचर पहले आई या सरकार पहले आई, आप कहेंगे सर नेचर ही आई होगी। तो यानी कि कुछ अधिकार तो आपकी नेचर ने आपको दिए हैं, तो सरकार कौन होती है उसको छीनने वाली, राइट। और जब तक आपका सोचने का अधिकार नहीं होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे में इस अधिकार को आपकी पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट माना गया, इस वजह से इस अधिकार को दिया गया। तो इसके अंतर्गत आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्लिसिटली रिटन नहीं है, इम्प्लिसिट है। यानी कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ने अलग से नहीं लिखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी अंतर्गत आती है। ये हमने डिराइव किया कि भाई प्रेस भी तो एक तरह की अभिव्यक्ति है। ऐसी आपको ये अधिकार है कि भाई आप टेलीकास्ट कर सकते हो, यानी कि आप टेलीविज़न ओपन कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, और साथ में आपका साइलेंस का भी अधिकार है। यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब है कि सिर्फ बोलना नहीं, अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो आप चुप भी रह सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस फंडामेंटल राइट को लाइव क्लास में यूज़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका मतलब है कि आपको जवाब देना है। पर्पस होता है कि गलत भी जवाब दोगे तो साइकोलॉजी का रूल है, सही जवाब दिमाग में बैठ जाएगा। फिर इसके बाद राइट अगेंस्ट बंद, यानी कि जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है भारत बंद, तो आपका एक एक्सप्रेशन है कि भाई मैं इस आइडिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो आपका अधिकार है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको परमिशन मिली हो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। समझ रहे हैं बात। अच्छा, आपका जो एक्सप्रेशन है, क्या इसमें हम राइट टू स्ट्राइक भी मानेंगे। राइट टू स्ट्राइक, क्या राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट है। नहीं, राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों। स्ट्राइक का मतलब है कि आप खुद तो कामकाज नहीं कर रहे, आप दूसरों के भी कामकाज को रोक रहे हैं। क्लियर है। अभी मैं से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, वहां पे और क्लियर हो जाएगा आपको क्यों इसको फंडामेंटल राइट नहीं बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसके तहत असीम त्रिवेदी को तो जैसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपने पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, आपको गिरफ्तार कर लिया, नॉक नॉक करती हुई पुलिस आ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसे में इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। कारण क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना तो हर किसी का अधिकार है ना। अगर कुछ गलत चल रहा है तो गलत को गलत कहना चाहिए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। लेकिन इसके अलावा अभी भी 2 कानून हैं, जैसे सेक्शन 153 और 505 इंडियन पिनल कोड के, तो ये कहते हैं कि देखिए अगर आपके बोलने से, आपके किसी एक्सप्रेशन से जनता भड़क रही है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो ऐसे में आप पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो भले इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया हो, लेकिन ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस अभी भी जिंदा हैं। तो ये कह रहे हैं कि ज़रा ध्यान रखना, अगर भड़काऊ भाषण का यूज़ किया तो इस पर एक्शन हो जाएगा आप पर, ठीक है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन उठते हैं कि वाई दिस इज सेलेक्टिव। अब देखिए जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, तो होमोसेक्सुअलिटी को भी अभिव्यक्ति माना गया कि हर किसी की सेक्सुअलिटी उसका एक्सप्रेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि जो आईपीसी का सेक्शन 377 है, जो क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअल रिलेशन को, अब वो कहता है कि अगर कंसेंसुअल एडल्ट रिलेशन है तो ऐसे में दैट इज फाइन, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 असेंबल होने का अधिकार है, लेकिन ये नहीं है कि आप सबसे कह रहे हैं कि जरा वो बंदूक वगैरह लेकर आना, ठीक है। पीसफुल असेंबली की बात की गई है, ठीक है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन राइट्स नहीं होने चाहिए, आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस नहीं होना चाहिए। अनआर्म्ड होना चाहिए और पब्लिक लैंड पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा असेंबली का अधिकार है, मैं तो किसी के घर में जाके असेंबली करूंगा, या किसी का प्राइवेट लॉन है मैं तो वहाँ पर जाकर इकट्ठे होंगे, हम वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, नहीं। ये पब्लिक लैंड पर आप कर सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये हैं, आपको बताया ध्यान रखने का तरीका कि राइट नहीं होने चाहिए, पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 144 सीआरपीसी, इसका शायद बचपन से आपने जिक्र सुना होगा, कई बार ये मूवी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि धारा 144 लगा दी गई है। मतलब क्या होता है, ये कहता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, चाहे वो डीएम है, चाहे वो एसडीएम है, या एरिया का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो डायरेक्शन जारी कर सकता है कि इस एरिया में हमें लगता है कि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाएगा, तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। इन बेसिस पे ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर, डैमेज, हेल्थ और सेफ्टी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब इसके बाद अगर तब भी आप वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो ऐसे में वो कानूनी जुर्म माना जाएगा इंडियन पिनल कोड की धारा 141 के अंतर्गत, क्योंकि 141 की धारा कहती है, देखिए आप अनलॉफुल एक्ट है ना, क्योंकि ऑलरेडी लॉ ये है कि आप नहीं हो सकते, और अगर आप हो रहे हैं तो ये अनलॉफुल है। तो इंडियन पिनल कोड बना क्या से, मतलब इस अंग्रेजों ने बनाया था, इसका पर्पस था इंडियन पिनल, पिनल मतलब पेनल्टी, कोड मतलब कि किसी एक्ट को अगर जुर्म माना गया है तो वो जुर्म किस किस कैटेगरी में माना जाएगा और उस पर क्या सज़ा होगी, जैसे यही बताता है कितनी सज़ा हो सकती है, कितना फाइन लग सकता है। तो ये है सेक्शन 141A। तो अगर आप फोर्सिबली ऑक्यूपाई करते हैं किसी की प्रॉपर्टी, आप वहाँ पर दंगा फैला रहे हैं या राइट मिसचीफ कर रहे हैं, ट्रेसपास कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं किसी को, सरकार को डरा रहे हैं, तो ये सभी एक्ट में आप माना जाएगा कि आप 141 के तहत गलत कर रहे हैं, अनलॉफुल है। ज़रा अब ये क्वेश्चन देखिए, राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, स्टैच्यूटरी राइट, नॉट अ राइट इन इंडिया। बताइए क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताइए। शायद कुछ लोग कहें सर फंडामेंटल राइट तो है नहीं, अभी आपने बताया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, राइट। अब लीगल राइट, स्टैच्यूटरी राइट, राइट टू स्ट्राइक, स्ट्राइक करना कानूनी अधिकार हो सकता है क्या? आंसर इज यस। सी, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं। कैसे, जरा देखिए। फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हमारा जो कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, मतलब क्या है, अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो उसका मतलब है कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, आप ये काम करेंगे और जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, जो सैलरी है, जो फैसिलिटीज़ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है तो उस केस में आपका अधिकार है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन 6 वीक का गैप होना चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयर को ये आइडेंटिफाई कराएं कि देखिए ये प्रॉब्लम है, जिससे उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो यानी कि कानूनी रूप से अधिकार तो है, स्टैच्यूटरी राइट है। क्लियर बात। स्टैच्यूटरी राइट का मतलब होता है, ये वर्ड बना है स्टैट्यूट से, जिसका मतलब होता है पार्लियामेंट के किसी कानून से ये बना है। नाउ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने का आपको अधिकार है, जैसे कि संकलित ने और आप लोगों ने बनाई थी, राइट। अब एसोसिएशन का मतलब है आप ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं, ठीक है, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड भी वहाँ पर एडिड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर एक स्टेटमेंट में बनाऊँ कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन गिव्स यू राइट टू गेट योर एसोसिएशन रजिस्टर्ड, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 आपको अपनी एसोसिएशन को रजिस्टर कराने का अधिकार देता है। तो बताइए वो बात सही होगी कि गलत होगी?
तो आप में से कई लोग कहेंगे हाँ सर सही होगी, अभी तो आपने बताया एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, तो बात सही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। कारण, क्योंकि देखिए जो एसोसिएशन बनाना है वो एक बात है, रजिस्टर कराना अलग बात है। वो गवर्नमेंट की मर्जी है, आप लेने आए रजिस्ट्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट को लगा नहीं अभी सम टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, तो इस वजह से आपको शायद रजिस्ट्रेशन ना दिया जाए। ठीक है, तो बनाने और रजिस्ट्रेशन में फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि आप बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। अब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट कहाँ, दो तरह की मूवमेंट होती हैं, एक तो देश के अंदर और एक देश के बाहर। जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 है वो राइट टू मूव विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बात करता है, यानी कि वो इंटरनल मूवमेंट की बात करता है आर्टिकल 19। आपके पास अधिकार है देश से बाहर जाने का भी, लेकिन वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती एज योर फंडामेंटल राइट। इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपको जरावा ट्राइब वाले एरिया में जाना है या मणिपुर के कुछ एरिया में जाना है, आपको ILP लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट। तो आप ये नहीं कह सकते मेरा फंडामेंटल राइट है मैं तो जाकर आऊँगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एरियाज, आप ये नहीं कह सकते नहीं DRDO के ऑफिस के अंदर ही जाऊँगा मैं, जहाँ पर सारी जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरा अधिकार है। नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है वो आपका, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर। पब्लिक हेल्थ और इंटरेस्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके मूवमेंट की वजह से। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब देखिए मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक है रिसाइड और एक है सेटल। रिसाइड का मतलब होता है स्टे टेम्पररी, यानी कि आप टेम्पररी उस एरिया में, जैसे कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आप टेम्पररी वहाँ पर गए थे, राइट। हालांकि उसको टेक्निकली मत मानिएगा, आप ये मानिए कि वो एक तरीका है चीज़ों को ध्यान रखने का, ठीक है। राइट टू सेटल, सेटल का मतलब है कि आप परमानेंटली यहाँ पर रहना चाहते हैं, ठीक है, परमानेंटली रह रहे हैं, तो इसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है, ट्राइबल एरियाज़ में नहीं रह सकते और पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो, इस तरीके से आप नहीं रह सकते। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड है ना, ये डिफाइन नहीं किया गया और यहाँ पर सरकार को पावर आ जाती है, वो डिसाइड करेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप ये नहीं कह सकते, अब आप मम्मी को आपने फ़ोन किया कि मम्मी मैंने एक बोर्ड ऑर्डर किया है, वैसे तो मैं बीटेक हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि डॉक्टर्स की बड़ी कमी है, तो बोर्ड लगवा दीजिए घर के नीचे कि डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ठीक है, कल से हम डॉक्टर बन के वो तैयार मतलब स्टार्ट करेंगे लोग जो पेशेंट्स को डायग्नोस करना, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने सीख लिया है और मैंने शशांक सर की क्लास में पढ़ा था आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। मुझे बदनाम मत करिएगा, कारण क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ा, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। टेक्निकल क्वालिफिकेशन रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे तो वहाँ पर आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक्सप्लोसिव, ये नहीं कह सकते कि सर राइट टू ऑक्यूपेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैं ड्रग्स का काम करूँगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करूँगा, नहीं, क्योंकि वो कानूनी जुर्म है ना। तो जब ऑलरेडी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कोई कानून रोक रहा है, तो आप उसको अपना फंडामेंटल राइट नहीं मान सकते। तो अभी तक की जर्नी में आपको क्या पता लगा कि हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर क्वालिफाइड इन नेचर, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। यूपीएससी ने इस तरीके से स्टेटमेंट बनाया, एब्सोल्यूट का मतलब है हर कंडीशन में मिला हुआ है मुझे, क्वालिफाइड का मतलब है नहीं, कुछ कंडीशंस है जिसमें ये लागू होते हैं, कुछ कंडीशंस है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।